मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। वीकेंड इज ओवर, द नेक्स्ट वीक इज हियर। मंडे न्यू एनर्जी, इट शुड बी न्यू एनर्जी। ये बड़ा जरूरी होता है। हम हर मंडे ये बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हम खुद अमल करते हैं और ज्यादा से हम कहते हैं आप अमल करें। ये होता है हमारे साथ। ऐसे ही होता है। मतलब कुछ चीजें आप हमें बताते, कुछ हम आपको बताते हैं, और जो मिलजुल कर काम चलता है, मिलजुल के काम चलता है, और जिससे जितना अमल हो सके बस वो उतना अमल करता है चीज़ों पे। बट वीकेंड की जब आप बात करते हैं शुएब, वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है हर साल, कैंस फिल्म फेस्टिवल 2026। वो अभी चल रहा है। 23 मई तक जो है वो, मेरे ख्याल है 23 मई तक जो 12 से स्टार्ट हुआ है ना, 13 से स्टार्ट हुआ है, और 23 मई तक, 22 या 23 मई तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और खबरें आती रहेंगी मुसलसल। एग्जैक्टली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पूरे सोशल मीडिया पे हमने देखा। सनम सईद किस तरीके से उन्होंने वॉक की वहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन की पाकिस्तान की। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर हुसैन रिहार, उनकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे, बिकॉज पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, और लग भी बड़े अच्छे रहे थे दोनों। आई मीन बड़े अच्छे तरीके से शुरू उन्होंने अपने कैरी किया हुआ था अपने आप को। एंड एक बड़ी ज़बरदस्त वो थी। अच्छा, सादिया खान, क्योंकि अब देखिए ये 22-23 तक जारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी नाम भी होंगे। बट कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत खुशाइन रही है। एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा है। जब ऐसा कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो जाहिर है कि उसमें फिर हम पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहा है, अच्छा उसने किस डिज़ाइनर का आउटफिट कैरी किया, किस तरीके से कैरी किया, अगर वहाँ से कोई कोई स्टेटमेंट आई है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हर चीज़ की एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। और जिस तरह सबीन आपने कहा कि अभी वो 23 तक जारी रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता और ख़बरें भी आएंगी कि और कौन कौन सी फिल्म्स और कौन कौन सेलिब्रिटीज़ और कौन कौन सी वहाँ पे हेडलाइंस जो हैं वो बनती हैं। बट इट्स अ बिग इवेंट। सो ये चलना शुरू हो चुका है जी। लेट्स सी अभी और किस तरह से खबरें आती हैं। बट जहाँ तक बात वीकेंड की है, तो आपका वीकेंड कैसा रहा? व्हाट डिड यू डू? गुड क्वेश्चन। ओके, ईट स्लीप रिपीट। आई थिंक सो। इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, बट ऑब्वियसली आप रिचार्ज करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो जिस तरह से मतलब मुझे होता है कि मुझे रिलैक्स करना होता है, मुझे सोना होता है, मुझे टाइम चाहिए होता है अपने आप को, अपने आप के लिए, घर के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा कनेक्शन थ्रू आउट बिल्ड रहे। ऑलराइट, ठीक है जी। हर बंदे का वीकेंड गुजारने का अंदाज अपना होता है। एग्जैक्टली, मतलब आप जिस तरह आपका माइंड जो आपका रिलैक्स अपना होता है, कंफर्ट जोन है। हाँ, बिकॉज क्योंकि हर वीकेंड ऐसा होता है, कुछ वीकेंड्स ऐसे भी होते हैं ट्रिप जिसमें मतलब मेरा दिल करता है कि मैं घूमूं, बाहर जाऊं, मिलूं, सोशलाइज करूं, सोशलाइज करूं। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। कहने में क्या हर्ज है ना, हर्ज घर वालों से सोशलाइज कर लिया। तो यही तो होता है सोशलाइज करना। कजन से मिल लिया, पुप्पो से मिल लिया, आप मतलब फैमिली में इर्द गिर्द आपने मिल लिया, कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं आपने उनसे मिल लिया। हाँ, that's how it is। तो ये होता है जी। मेरा वीकेंड भी बड़ा हैपनिंग था। मैं यही कहने लगी थी कि मैं कुछ देख रही थी आपके स्टेटस वगैरह, कहीं आप घूम फिर रहे थे। आई वाज इन लाहौर, चूंकि जब लाहौर गए इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो मसरूफियत थी कि उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सके। काफ़ी अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं शाही किला गया, और वहाँ पे जो हिस्ट्री बाय नाइट टूर है, आई अटेंडेड दैट। इट वाज एन अमेजिंग वन। और मैं ये सोच रहा था कि इतना ज़बरदस्त इवेंट जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, यानी 6 साल से वो हो रहे हैं, आई वाज नॉट इवन नोइंग दिस। और जब मैंने आके अपनी वाइफ से शेयर किया तो उसने कहा हाँ मुझे तो पता था, मैंने सारी वीडियोस देखी, मैंने कहा अच्छा ओके, मतलब आई वाज इवन नोइंग दिस। बट इट वाज एन अमेजिंग वन। जिस तरह से वो क्यूरेट किया गया है थ्रू आउट, जिस तरह हिस्ट्री वहाँ बताई जाती है, और एक गाइडेड टूर होता है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नई थी। इवन जो पिक्चर वॉल है वहाँ पे, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है वो जो शाही किले के। इसी तरह बहुत सी और जो कहानी है जिस तरह से वो एक एक्ट के थ्रू बताई जाती हैं, और म्यूज़िक, उसमें फ्लूट भी है, उसमें बहुत से और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल। एंड देन मुग़ल दौर में जिस तरह से रक्स और उस तरह की जो एक पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। तो इट वाज एन अमेजिंग वन, तो आई लव्ड इट। मैंने सोचा कि चलिए मैं शेयर करूं क्विकली आपसे इस बारे में। अभी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात। कुछ ज़बरदस्त मौज़ूआत आज भी हमने चुन रखे हैं, तो रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Extra cheese? Sorry,
अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। एडवेंचर स्पोर्ट्स की जब बात होती है तो हमारे नौजवान जो है ना वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। एडवेंचरस है ना, एडवेंचरस है ना। और देखिए अब ये जो जनरेशन है ना, इसको बहुत कुछ हैपनिंग चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट हो, कुछ कोई नया खेल हो। बाकी खेलों में भी जाहिर है अपना नाम मनवा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे हम बुलाते हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ खतरनाक खेल भी है, खतरनाक खेल जो कि खेल है, बट खेल हैं और वो खेल तभी रहते हैं जब वो लीगल तरीके से हो रहे हैं। ऑब्वियसली इलीगल तरीके से तो आप क्राइम करते हैं, ऑब्वियसली वो तो आप, लेकिन तो प्लानिंग के साथ
हम कार ड्रिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रॉपर ट्रैक बना होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखा जा रहा होता है, ट्रेनिंग्स को देखा जा रहा होता है, और उसके बाद उसमें पार्टिसिपेशन होती है। एक और चीज और भी, अम्मी की इजाजत भी इस पर एक खास जुज है। वो तो हम लाजमी जुज, वो तो हम जरा पूछते हैं अभी। कार ड्रिफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं। सो कार ड्रिफ्टिंग किस तरीके से पाकिस्तान में इसका रुझान है, और ऐसे दो नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि इस खेल में अपना लोहा मनवा रहे हैं। नेशनल लेवल पर ही चैंपियन है। एक की सेकंड पोजीशन आई थी लास्ट जो मेन इवेंट हुआ था दिसंबर में लाहौर में, और एक की थर्ड पोजीशन आई थी। तो ये तो बड़ी बात है। अब हम पूछते हैं कि अम्मा की इजाज़त मिली कि नहीं मिली है। सैयद हाशिर रज़ा और मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाशिर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपकी थर्ड पोजीशन आई थी जी। तकरीबन 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू नो शौक 5 साल से, बट प्रोफेशनली इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर। तो ये पहला सवाल पहले ही हो जाए ना, अम्मी की इजाज़त। शुरू में बहुत लड़ाई करनी पड़ी, फिर जब उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस और ओके ट्रस्ट हो गया कि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, ओके, तो फिर दे वर हैप्पी अबाउट इट। ऑलराइट। तो इब्राहिम, आपको कितना अर्सा हो गया कार ड्रिफ्टिंग करते हुए? बेसिकली मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं, Okay. बट प्रोफेशनली ऑन ट्रैक प्रैक्टिस करते हुए इट्स बिन मोर देन 1.5 इयर्स। और आपका ताल्लुक पेशावर से है? जी। ट्रैक्स की बात कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे ट्रैक्स मौजूद हैं जहाँ प्रैक्टिस प्रॉपर्ली की जा सकती है? बिकॉज अदरवाइज हम रोड्स पे या स्ट्रीट्स पे तो नहीं कर सकते प्रैक्टिस की। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ एक ट्रैक है जिस पे ड्रिफ्टिंग अलाउड है, वो है लाहौर ऐसे गार्डन्स में रूम रेसिंग सर्किट के नाम से। ठीक है। बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑफ द रोड्स रहें। वी यूज़ ड्रिफ्टिंग सिमुलेटर्स। वो गेम में होती है लेकिन इट्स वेरी रियलिस्टिक। अच्छा, हाँ जी, उसकी सिमुलेटर होता है वो? हाँ जी, इट्स अ सिमुलेटर। Okay, आप nice. घर पे बैठ के आराम से, आपके पास पीसी हो, स्टीयरिंग व्हील, सब कुछ वो होता है। ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसकी जो फिजिक्स होती हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट रियल होते हैं। अच्छा। एक फ़र्क जो रहता है वो जी फोर्सेस का रहता है। जब आप एक रियल लाइफ गाड़ी में होते हैं, यानी प्रॉपर आप उसमें गियर लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, हाँ जी। एक्सीलरेटर एंड एवरीथिंग। हाँ जी। दैट्स नाइस। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे जहाज की ट्रेनिंग से पहले सिमुलेटर होता है, तो वैसे ही कार ड्रिफ्टिंग से पहले भी सिमुलेटर। और ये अच्छी बात है कि एक्सेसिबल है कि आपके अपने पास वो सॉफ्टवेयर है और यू आर डूइंग इट, और ज़्यादा उसका हार्डवेयर भी फॉर श्योर। खतरनाक भी तो अच्छा खासा है, लेकिन ऑब्वियसली जिनकी प्रैक्टिस है और जो जानते हैं इसकी महारत है जिनको इसमें, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता होगा ओवरऑल। सेफ्टी के हिसाब से ऑन ट्रैक हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि इंटरनेशनल रूल्स हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं, वो FIA रूल्स होते हैं। बेसिकली हेलमेट, गाड़ी में रोल केज, फायर एक्सटिंग्विशर एंड बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग मद्देनज़र रखते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी सेफ, इट्स नॉट डेंजरस इन माय ओपिनियन। जाहिर है आप दोनों ने तो कहना भी है ना, ये तो ज़रूरी है। हाशिर, रुझान बढ़ रहा है इसका, ज़्यादा नौजवान आ रहे हैं इस तरफ? बहुत ज़्यादा। मतलब हमने लास्ट इवेंट पे आपको मैं जैसे बता रहा था, देयर वर मोर देन 60 पार्टिसिपेंट्स जो ऑल ओवर पाकिस्तान से आए हुए थे। मुल्तान, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर से भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जब हर बंदे को गाड़ी का शौक तो होता ही है, तो जब उसको आप रियलिस्टिकली, पहले तो मूवीज़ में देखते थे रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, और फिर आपको एक प्रोफेशनल ट्रैक मिल रहा है वहाँ पर, तो फिर हर बच्चा, ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश रखता है इस चीज़ की, और वो कोशिश करते हैं, और अच्छी बात है। महंगा खेल है? बहुत महंगा। हाउ आर यू मैनेजिंग दिस? अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। लाइक मेरे पास गाड़ी, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और 2 साल की मतलब मेहनत है, जिसमें अभी तक मेरी गाड़ी इतनी कोई प्रोफेशनल लेवल पे भी तक नहीं गई। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मतलब एक गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप विद इन 1 नाइट या 1 साल में नहीं बना सकते हो। आप सेव अप करते हो पैसे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर हर इवेंट के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो महंगा तो है, बट जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो तो वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं करता आपको। ओके, चलिए गुफ्तगू तो हम जारी रखते हैं, लेकिन जो इवेंट की बात इससे पहले भी हुई कि हर साल के एंड पे दिसंबर में इवेंट होता है, नेशनल लेवल पे इवेंट होता है, इसमें 60+ पार्टिसिपेंट्स थे इस दफ़ा। सो ज़रा चल के देखते हैं, एक वीडियो हमारे पास है उस इवेंट की, लेट्स हैव अ लुक।
चलिए जी, देखा जी। हमारे आपस के तबसरे लगे ये कैसे कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली अक्सर वीडियोस आ जाती हैं, वो तो खैर इलीगल होती हैं, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है क्योंकि आप किसी की जान को जोखोम में डाल रहे होते हैं, बट ये प्रोफेशनली हम पहली मर्तबा देख रहे हैं सेफ स्पेस में सेफ प्रॉपर्ली स्पेस में प्रोफेशनल लेवल के ऊपर महारत के साथ। सो ये अब मैं कहती हूँ जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं ना, जिनको शौक है, आपको बहुत शौक होता है ना, तो आप हर चीज को तरीके से भी कर सकते हैं, don't try rules को this at follow home. करते हुए। डोंट ट्राई दिस ऑन स्ट्रीट्स। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स घर के बाहर भी ना करें ना, लेकिन सीखने के लिए समहाउ तो स्टार्ट करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, जहाँ पे आपको सेफ स्पेस नजर आती है। तो बता तो रहे हैं वो कोई क्या लाहौर में है ना, अब सीधा बंदा पेशावर छोड़ के लाहौर तो नहीं पहुंचेगा, तो थोड़े और स्पेसेस भी होनी चाहिए ताकि आप इस पे काम कर सकें। अच्छा, जो बात हमने की ना महंगा खेल है, थोड़ा सा बताएं कि एक गाड़ी जब आप मॉडिफाई करते हैं कितना खर्चा आता है उस पर, और क्योंकि जो गाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, वो तो गाड़ी जंप से गुजारते हैं बड़े एहतियात से हैं कि टायर खराब हो जाता है या फॉर दैट मैटर बहुत से और उसके डायनामिक्स होते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग उसमें तो आप खुद खराब कर रहे हैं ना भाई। मुझे लगता है गाड़ी को लक्कड़ हजम पत्थर हजम बना देते हैं, ऐसा ही है। जब हम ड्रिफ्टिंग के लिए जाते हैं तो हम मेंटली अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि गाड़ी वापस से मतलब सही हालत में वापस नहीं आएगी, ठीक है, वे मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और होता भी है इस तरह। और ट्रैक पे मतलब गाड़ियाँ आपस में लगती हैं, ड्रिफ्टिंग का पार्ट है ये। तो जो प्रोफेशनल ड्रिफ्टर्स होते हैं इंटरनेशनली, फार्मूला ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट मास्टर्स में, उन्होंने बाकायदा अपनी गाड़ी के बॉडी पार्ट्स उतार के फाइबर के पार्ट्स लगाए हुए होते हैं, क्योंकि वो आपस में लगती रहती हैं, तो फाइबर के पार्ट्स आर इजीली रिप्लेसेबल और गाड़ी वेट रिडक्शन भी होती है। तो मतलब ड्रिफ्टिंग में होता है, बट ऑन लाइक जब हम उसको नॉर्मली चला रहे हैं तो फिर हम उसका ख्याल उसी तरह रखते हैं जिस तरह बाकी गाड़ियों का रखा जाता है। अच्छा, वैसे डैमेज कितना हुआ अभी तक? जो मतलब कोई एक रेस हो जिसके बाद हो कि अच्छा सारी जमा पूंजी जो है वो इसके ऊपर लग गई है। इंजन मेरा तो अभी रिसेंटली माय इंजन गेव अप ऑन मी। मैंने ये गाड़ी जो द वन दैट आई एम ड्राइविंग, आई बिल्ट दिस कार बैक इन 2024 में, ठीक है, एंड 2025 में सॉरी, एंड अब आफ्टर 3 इवेंट्स, एक लाहौर में हमारे पास प्रैक्टिस इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, उधर लाहौर में। एक हमारे पास इस्लामाबाद में हुआ था परेड ग्राउंड में, इट वाज जो अभी पिछले दिनों कुछ टाइम हुआ था, मेरे ख्याल से अक्टूबर था, अक्टूबर, हाँ जी। तो आफ्टर 3 इवेंट्स माय इंजन गेव आउट, बिकॉज वो जो गाड़ियों को स्ट्रेस मिल रहा होता है और जिस किस्म की बीटिंग हम गाड़ी को देते हैं क्योंकि हमने परफॉर्म करना होता है, और माशाल्लाह से बहुत लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना देखना शौक करेंगे इसको देखने का, बट बहुत ज़्यादा लोग देखने आते होते हैं। ऑलराइट, अब ये क्या वजह है कि ज़्यादा जो विनर्स हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है? असल में ड्रिफ्टिंग इनिशियली पाकिस्तान में देखा जाए तो पेशावर और इस्लामाबाद में ही ज़्यादा शुरू की गई थी। जब ट्रैक नहीं थे तो ऑब्वियसली एवरीबडी स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रीट्स, जो कि नहीं करना चाहिए। अब तो हमारे पास ट्रैक है, तो इस्लामाबाद की रोड्स और पेशावर की रोड्स वर द मोस्ट ड्रिफ्ट फ्रेंडली रोड्स। स्लिपरी भी हैं थोड़ी, और मतलब वी कैन ईजीली ड्रिफ्ट ऑन दीज रोड्स। तो इस्लामाबाद करना नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ, करना नहीं है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने जब ट्रैक नहीं था, हाँ ट्रैक नहीं था, अब है, तो हम इस चीज़ को खुद डिस्करेज करते हैं। तो इस्लामाबाद में फिर ज़्यादा ड्रिफ्टर्स निकले, फिर पेशावर में बहुत सारे हैं अभी भी। लाइक अगर आप देखा जाए तो लाइक जितने हमारे कंपटीशन में ड्रिफ्टर्स आए थे उससे ज़्यादा तो सिर्फ पेशावर में इस वक्त रेडी बैठे हुए कि जी हमने गाड़ियाँ बिल्ड करनी है और हमने ट्रैक पे लेकर आनी है। तो इसलिए यहाँ पर शुरू हुआ था क्योंकि रोड्स हमारे पास थी, ऊपर से कोई 2-3 लड़के फिर ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पर वही जिस तरह एक पुराने टाइम पे वो एक कार मीटअप होते थे, तो वहाँ से फिर एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ और अब वो प्रोफेशनल लेवल पे जाना शुरू हो गया। अच्छा, पूरी कम्युनिटी है। हाँ जी, आफ्टर दिस इवेंट दैट हैपेंड इन दिसंबर, अराउंड 7 पीपल दैट आई नो पर्सनली, दे हैव बिल्ट देयर कार्स, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में भी परफॉर्म करेंगे। तो इस फील्ड में अब आहिस्ता आहिस्ता आने, क्योंकि ड्रिफ्टिंग इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट, रैली बहुत टाइम से हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। मेरे हिसाब से रैली इस वक्त में पाकिस्तान में दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। तो मैं अपने किसी दोस्त को भी इस तरह प्रमोट नहीं करूँगा, उसको मैं हाइप अप नहीं करूँगा कि तुम करो। मेरी यही कोशिश है, आफ्टर मैं ट्रैक पे ड्रिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इनको कहूँ कि यार आप गाड़ी एक सर्टेन लेवल तक बिल्ड करो एंड आप आओ, आप सीखो ही वहाँ पे। आपको हमारा ये अब ये होता है ना कि पहले हम भी करते थे, थोड़ी बहुत कर लेते होते थे, लेकिन अब सिंस वी स्टार्ट गोइंग टू द ट्रैक, अब हमारा बिल्कुल दिल ही नहीं करता
बिकॉज वो एक आपको एक वो आ जाता है ना एक I think आपको प्रोफेशनल। बुरा भी लगता होगा ना कि क्या कर रहे हैं यहाँ, मतलब वो बड़ा मीडियोकर सा लेवल एक फील पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है इसी काम के लिए, और एक जगह स्ट्रीट पे आप लोगों को उस चीज़ के लिए मतलब गालियाँ पड़ती हैं, मैं यही बोलूँगा। तो जहाँ पर अप्रिसिएशन मिलती है हमें फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है कि हम अप्रिशिएट हो रहे हैं वहाँ पर, तो उधर ही करें। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पोर्ट्स बुरी नहीं है या काम बुरा नहीं है अनटिल अनलेस उससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंच रहा हो। बट जिस तरीके से आप कर रहे होते हैं वो मैटर कर रहा होता है ना। कि आप हमने तो इस्लामाबाद में तो ऐसे वाकयात हमने देखे हैं, बाकी शहरों में भी बाकी शहरों में भी होंगे, बट ज़्यादा जो हाईलाइटेड हमने देखे हैं केसेस, वो एक प्रॉपर एक सेक्टर है जहाँ पर राउंड अबाउट पे हमने अक्सर ये देखा है, क्योंकि कहीं नहीं कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है, किसी गली में भी कितनी ड्रिफ्टिंग कर लेंगे, तो वो जहाँ पर मैदान नज़र आता है वहाँ पर जो है। लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरह मजीद सेंटर्स भी होने चाहिए, जैसा शुरू में पहले बात की कि ट्रैक्स होने चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ट्रेनिंग हो उस तरीके से, ताकि ये जो एनर्जी है ना ये वहाँ जाके यूटिलाइज हो सही प्लेटफॉर्म पे, ना कि ये कि गलियों में और ये सेक्टर्स में और मरकज में निकल बैड के माउथ हो ही ना, ये बड़ा जरूरी है। उससे पर स्पोर्ट्स जो है वो बदनाम हो जाता है। बट आई एम श्योर कि कुछ ऐसे जुमले आपने भी सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे जिसने आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी किया होगा। एक जुमला बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ये फौरन से कह देते हैं जब भी इस तरह किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, रैश ड्राइव करते हुए देखते हैं या ड्रिफ्टिंग करते हुए देखते हैं। आपने भी कभी सुना है ऐसा? बहुत सुना है, अभी भी सुनते हैं, लेकिन उनको वैसे एक ही जवाब मिलता है कि अगर हम लोग लाइक इस तरह के काम करते या बिगड़ी हुई औलादे होते तो हम गाड़ियाँ तैयार करने में 3-3 साल ना लगा रहे होते। बेसिकली जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती तो उनको लगता है कि ये गाड़ी करोड़ों की होगी या ये बहुत महंगा शौक होगा। मेरे पास जिस वक्त में गाड़ी है, मेरे हिसाब से उससे आजकल पाकिस्तानी ऑल्टो महंगी है। That's true. एंड हम लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं ना, क्योंकि बिल्डिंग अ कार टेक्स अराउंड 3 to 4 months, और आफ्टर एवरी इवेंट हमने वर्कशॉप्स एक चीज़ और फिर हमारे पास उस तरह पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सही है। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप अगले को इस तरह की बात ना करो कि वो डिस्करेज हो, अगर आप उसको अप्रिशिएट। बट आई थिंक इब्राहिम देखो वो बात कब होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ किसी मेन रोड से कहीं पे जाना, मेरे सामने गाड़ी वाला करते हुए जाएगा तो मेरे दिल से जुमला निकलेगा ये वाला। बिल्कुल। एंड इट हैपेंड एक्चुअली मेरे सामने। वी आर द वंस दैट हम कर रहे हैं ना, और हम ऐसी बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है। यस, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ। वो ज्यादा जरूरी होती है। गाड़ी तो बंदा 10,000 और ले ले और बेच ले, ऐसे ही नहीं, आप जरूर करें, कोई रोक नहीं रहा, बट इट शुड बी प्रॉपर्ली एट अ डेजिग्नेटेड स्पॉट। ये बहुत ज़रूरी था कि किसी को नुकसान ना हो उससे, और वाकई फिर आप उसमें देखते हैं कम्युनिटी और बेहतर से बिल्डअप हो रही होती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा भी रहती है, और मजीद इवेंट्स अगर होंगे तो नेचुरली हम देखेंगे इसका रुझान और बढ़ेगा। लास्टली कोई पॉइंट जब ऐड करना चाहते हो हाशिर? लास्ट पॉइंट यही है कि आप अगर इस्लामाबाद में कोई एक ट्रैक मिल जाता है ना हमें, तो आप खुद देखेंगे कि रोड्स पे ये सब ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं दैट्स ट्रू, ट्रैक होगा तो चीज़ें वैसी बड़ी बेहतर होती हैं। इब्राहिम, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? सेम बात हाशिर वाली। पेशावर में ट्रैक चाहिए भाई को? पेशावर में नहीं, देखें लाहौर अब कराची से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन पेशावर से हम कर लेते हैं, हम गाड़ियाँ ले जाते हैं। लेकिन अगर एक मेन पॉइंट कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद, इधर एक ट्रैक हो तो काफ़ी, और इसमें मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ सच एन अमेजिंग स्पोर्ट, और हर लड़के को इस चीज़ का शौक़ है। अगर एक प्लेटफॉर्म हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो पाकिस्तान का नाम बहुत आगे जाएगा। इसमें कोई एसोसिएशंस भी है? आई मीन जिस तरह हम देखते हैं ना कि फेडरेशंस होती हैं फॉर दैट मैटर हर स्पोर्ट्स के। जिसका नाम लिया अभी इब्राहिम ने, जो हमारे इंटरनेशनल ड्रिफ्टर्स हैं, उन्होंने खुद फेडरेशन एक बनाई है पाकिस्तान ड्रिफ्ट फेडरेशन के नाम से। ठीक है। और वो हमें FIA सर्टिफाइड लाइसेंस भी देते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो उस पे काम करें, फिर यू नो दे शुड पिच समथिंग टू द गवर्नमेंट। वो हमें लाइसेंस प्राइवेट पार्टनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं FIA सर्टिफाइड। तो अगर हम लोग स्ट्रीट आफ्टर लाइक हमें लाइसेंस मिल जाते हैं, तो अगर हम स्ट्रीट ड्रिफ्टिंग करते हैं या हमारी कोई वीडियो पोस्ट होती है हमारे सोशल अकाउंट्स पे, तो वो लाइसेंस भी कैंसिल होता है एंड वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिफ्ट ऑन ट्रैक्स एनीमोर। तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने खुद अपने रूल्स बड़े क्लियर रखे हुए हैं, दैट्स वेरी नाइस जी। एंड देयर इज द सेम फॉर एवरीवन, नो फेवरेटिज्म, नो एनीथिंग, ये जरूरी भी है, हर खेल में जरूरी है। हम बार-बार तभी वो मेरिट जो है वो बरकरार रहता है। हां जी। हाशिर बहुत शुक्रिया, इब्राहिम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस।
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7 अप, कोलगेट पाल्मोलिव पाकिस्तान, यूफोन 5G। 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन एंड टेलीनॉर, Call more than ever before. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे 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 क्यों क्यों ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। वाओ, अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई का कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, उसकी अभी भी तलाक हुई है। मुझे लगता है मुझसे शादी कर ले। ये केस तो अलग में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था वीकेंड का, उसकी हैपनिंग का, तो ऐसे में एक और चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा बात मुसलसल हो रही है, वो है सिविल अवार्ड से मुतालिक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ डोमेन्स में जिस तरीके से काम किया लोगों ने, वो चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो, वो चाहे साइंस का मैदान हो, वो एजुकेशन का मैदान हो, वो आर्ट्स का मैदान हो, तमगा इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, हमारे पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने अपनी अपनी डोमेन में बहुत ज़बरदस्त काम यानी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, उनमें से एक ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले भी हम उनको होस्ट कर चुके हैं, अब चूँकि उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया माशाल्लाह प्रेजेंट हाउस में, और अपने उस खेल में, अपने इस डोमेन में ही इज़ द फर्स्ट वन जिनको ये मिला है। हम बात करें मोहसिन नवाज साहब की, F क्लास लॉन्ग रेंज शूटर मोहसिन नवाज, जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला। मुलाकात कराएंगे, गपशप होगी, बट लेट्स टेक यू टू द प्रेजेंट हाउस जिस वक्त उनको ये अवार्ड दिया जा रहा था। जनाब मोहसिन नवाज,
जनाब मोहसिन नवाज़ एक मुमताज़ पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज शूटर है। आपका करियर मुसलसल उम्दा कारकर्दगी और फ़नी महारत की रोशन मिसाल है। आपने सेकंड F क्लास लॉन्ग रेंज चैम्पियनशिप 2024 और थर्ड F क्लास चैम्पियनशिप 2025 में नुमाया कामयाबियाँ हासिल करके बेशुमार तमगे जीते। इससे कबल पारा सेंट्रल मीट 2022 में तलाई तमगा जीता। खेल निशानाबाजी के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहसिन नवाज़ को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। क्या बात है, जबरदस्त जी। तो एक बार फिर मुबारकबाद और वेलकम करते हैं मोहसिन नवाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। कांग्रेचुलेशंस। आई एम मोर इंटरेस्टेड जो आखिर में ना आप और जरदारी साहब के दरमियान कोई कन्वर्सेशन हुई थी। नॉर्मली कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, बस हम देखते हैं कि बस जाते हैं तमगा मिलकर आ जाते हैं। हाँ, तो कन्वर्सेशन क्या थी? जब वो अवार्ड वसूल कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भी आप ये जैसे क्योंकि आपके पास टोटल आई गेस 10 से 15 सेकंड होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये शूटिंग स्पोर्ट्स कहाँ से स्टार्ट किए? तो मैंने कहा सर बस ये हंटिंग से। तो उन्होंने कहा शिकार का शौक रखते हो? मैंने कहा जी शिकार का भी शौक रखते हैं। तो इट वाज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। ओके, तो ये बड़ी वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स जब होता है तो ऑब्वियसली हर किसी को होता है ना कि सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं ओवरऑल। मोहसिन, क्या ये ज़िंदगी का गोल था? लाइक सोचा था कभी कि अच्छा मैंने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को हर जगह, एंड प्रोफेशनली आपने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स ऑब्वियसली आपने विन भी किए हैं, बट क्या ये गोल था? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी स्पोर्ट्समैन का जो गोल है ना, उसकी वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के ऊपर है। इट्स नॉट अबाउट द शूटिंग स्पोर्ट्स, इट कैन बी एनी स्पोर्ट्स। कि आपने ये देखना होता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के आप उसको गेज कैसे करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने ये देखना है कि आप नेशनल लेवल पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और फिर इंटरनेशनली जाके, जैसे कि एक वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल मैच की तैयारी करना चाहते हैं, आपने देखना है कि उस इंटरनेशनल ग्राउंड में मिनिमम स्कोर लोग क्या अचीव कर रहे हैं। तो आपने उसका 80 से 90% अपने होम ग्राउंड में अचीव करना। उसके बाद अगर आप वो अचीव कर रहे हैं तो फिर आप जाके, जाहिर बात है, आप तो नेशनली आप अपने मुल्क में पार्टिसिपेट करें। वहाँ 10 से 15 मुल्क होंगे जहाँ पे आपने कम्पीट करना है। वहाँ वर्ल्ड चैम्पियंस जितने भी टॉप चैम्पियंस हैं उनमें कम्पीट करना है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने इंटरनेशनल ग्राउंड में जाके आप क्या परफॉर्मेंस देते। ओके, मोहसिन सेलिब्रेट किस तरह किया? स्पेशली फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था ओवरऑल? इसमें जी सबसे जो चीज़ मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेशक आपकी इतनी मेहनत को जब स्टेट रिकग्नाइज़ करते, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस खेल को रिकग्नाइज़ किया, शूटिंग स्पोर्ट्स को जो है वो सराहा, ये अवार्ड को। ये अवार्ड सिर्फ मोहसिन नवाज़ का नहीं है, ये अवार्ड हर उस इंडिविजुअल का है जो ये शौक़ रखता है। जैसे कि पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि लोग वेपन के कलेक्टर, वेपन्स के शौकीन हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर लोग अगर समझते हैं कि उनमें अगर कोई पोटेंशियल है तो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, और पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर एहसन गुलरेज़, जिन्होंने हमें ये सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। और सर एहसन गुलरेज़ के अंडर सुपरविज़न हमने इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयारी की और वहाँ जाके परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जाके, और मुल्क का नाम रोशन किया एज ए टीम और एज इंडिविजुअल। इसके वैसे तवातुर से इवेंट्स हो रहे होते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जी हमारे 3 से 4 बड़े इवेंट हैं। ओके। और अब इसकी एक फेडरेशन बन चुकी है। ओके। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पहले तो इस चीज़ का कोई सेटअप था नहीं। नाउ दिस स्पोर्ट्स इज रिकग्नाइज्ड इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। और अब ये है कि 2021 में हमारा ये सारा सेटअप बना, और उसका नाम जैसे मैंने आपको पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान PLRA
is consistently on podium from last 3 years. माशाल्लाह। 2023 में हमने आई गेस 20 मुल्कों में हमने गोल्ड मेडल जीता। ओके। जो कि पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक कि आप 20 मुल्कों में करें। उसके अलावा फिर हमारे कोई 15 से 20 इंडिविजुअल मेडल्स हैं। ये भी इंडिविजुअल मेडल आप वर्ल्ड चैंपियंस के दौरान जो कि दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं उनमें आप जीत रहे हैं। और इसके हमारे 4 मैचेस होते हैं। ये नेशनल लेवल पे चारों सूबों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और द बेस्ट पार्ट इज ये ओपन टू पब्लिक है। I was about to ask this कि एक नॉर्मल परसेप्शन ये है कि ऐसे इवेंट्स में ज़्यादातर फोर्सेस के लोग मौजूद होते हैं, ऑफिसर्स भी, जवान भी। सो आपने कहा इट्स ओपन फॉर एवरीवन, सिविल पार्टिसिपेशन भी उतनी ही ज़्यादा है? सिविल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत है। ओके। और इसमें किसी तरह की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप भी चाहें, आप समझते हैं कि आप अच्छा शूट करते हैं, मैं नहीं समझता। तो उन्होंने पोटेंशियल देख लिया है आपके में। यू शुड ट्राई। आई मीन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। जीरोइंग का वो मुझसे इतनी मुश्किल से होती है तो सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ ठीक है, फाइन। अब इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर जो यंगस्टर्स की कंप्लेन होती है कि जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया टैलेंट हंट का। सही। अगर आप समझते हैं कि आप में कोई टैलेंट है, आप अपना नेशनल टैलेंट आप स्पोर्ट्स बोर्ड को वीडियो भेजें, उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर आप समझते हैं कि आप इतने कैपेबल हैं तो नेशनल लेवल पे आके उसको परफॉर्मेंस दें और फिर इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सेम गोज फॉर शूटिंग स्पोर्ट्स कि लोगों को होता है कि जी ये सिर्फ शायद फोर्सेस के लोग करते हैं। सिविलियंस के लिए इट्स ओपन। अगर डिपेंड करता है कोई भी खेल है, आपने जब खेलना है, ज़ाहिरी बात है आप में एटलीस्ट मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है वो तो होना चाहिए कि आप अपने मुल्क में तो जीतें। आप उसके बाद जब अपने मुल्क में जीतेंगे तो इंटरनेशनली जाके पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी आपने बात की मोहसिन। हमारे एक बड़ा मसला है कि हम क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तो मैं उस पर जरूर आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन एक बात और भी, जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर बंदा समझता है कि जी मेरे में तो टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, बट प्रूफ करना होता है। बड़ा अच्छा करके देखें, आप प्रूफ करेंगे तो आगे जाएंगे और किसी इवेंट पे जाएंगे। ये आपने भी लोगों में चीज़ देखी इस खेल को लेके, बाकी खेलों को लेके, कि लोग कहते जी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई जी, सिफारिश चल गई थी, हालांकि मसला कहीं और भी होता है। सिफारिश स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता। ये एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक लेम एक्सक्यूज़ है कि आप किसी भी जगह पे जब आप कुछ सिलेक्शन ना हो या ना करें तो आप ये एक्सक्यूज़ क्लेम कर सकते हैं। इट्स फैक्ट। अगर आप समझते हैं आप में पोटेंशियल है, वो तो चीज़ पब्लिकली लोगों को नज़र आ जाती है। नज़र आ जाएगी, सही बात। अगर लेट्स सपोज अगर मुझे अवार्ड मिला है तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। आप इस चीज़ को गूगल करके जब मोहसिन नवाज़ की अचीवमेंट्स, नंबर ऑफ अचीवमेंट्स देखेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा कि ये अवार्ड किस बुनियाद पे मिला है, किस बेस पे मिला है, कितनी नंबर ऑफ इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, कितनी अचीवमेंट्स नेशनल लेवल पे सारी खेली हैं। जहाँ तक आई बात क्रिटिसिज्म की, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन। मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द शूटिंग स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स को लेके आप उसमें आपको, अब अगर आप मुझे देखें तो फ्रैंकली स्पीकिंग के आप जो मेरी पोटेंशियल देख रहे हैं 60% है, 40% आपको स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को भी हैंडल करना पड़ता है। और वो ये भी तो देखें टैलेंट है ना। और हाँ, और ये स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स आपको कोई इदारा नहीं दे रहा होता, आपको अपनी ही कम्युनिटी दे रही होती है। ये चीज वो लोग हैं जिन लोगों ने खुद कभी कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है। कभी भी अचीवर क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लूजर जो है वो क्रिटिसाइज करेगा। सही बात है। ये चीज आप सबसे कॉमन प्रैक्टिस देखेंगे। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं होती, ज़्यादातर आप उसी में इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं ना। आप दूसरों को भी कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसने तो फलाने तरीके से लिया होगा, या हमारी फील्ड के, हम जरा इस पर एक बात भी करेंगे। और हमने एक दफ़ा सोचा भी था कि हमने इस हवाले से हम एक सेगमेंट भी करें आगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा कि जिस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, आप कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से, और सिफारिश जो है वो आप मर्दों के लिए ये एक ही हरबा होता है। अच्छा, शायद इसलिए भी हमारी यूथ कंप्लेन करती है कि खेल महंगे हैं। अब काफ़ी जितने भी खेलों की बात करें, पैसे इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्ट तो आपको करना है ना। तो शायद वो डिप्राइव्ड हैं और फिर ऑब्वियसली उसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन फिर इस तरह से निकलती है। मैं समझता हूँ कि जी कोई भी खेल अगर आपने खेलना है
पहले तो आप लेट्स सपोज आपने टेबल टेनिस खेलना, उसके लिए आपको टेबल चाहिए, रैकेट चाहिए, और वो आप खेल सकते हैं। शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए आपको अपना एक इक्विपमेंट चाहिए। जहाँ तक फाइनेंशियल कंसर्न है, अब आप देखें, जो कि आप इस चीज़ को डेफिनेटली एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में लोग गाड़ियों में, बाइक्स पे जो है वो करोड़ों अरबों रुपया खर्चते हैं। क्या ये चीज़ क्या पैसों से नहीं आती? सही बात है। जो लोग करोड़ों रुपया इस पे खर्च सकते हैं, वो बाकी खेलों पे नहीं स्पेंड करते। रीज़न कि उनको शायद इन चीज़ों से फेम चाहिए। दुनिया की रिकग्नाइजेशन जो है वो इन चीज़ों से नहीं हो सकती, वो आपकी स्पोर्ट्स की, कोई भी मुल्क की। जब हम ये हमारे ओलंपिक में अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, आपकी मुल्क का इमेज ग्लोबली जिस तरीके से ग्रो किया है, और जो एक चीज़ लोगों ने कहा है, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए जस्ट फॉर शेयरिंग, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जहाँ तक फाइनेंशियल कंसर्न है, इट्स नॉट अबाउट कि ये कोई महंगा या सस्ता है। लोग बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते, लोग इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, और जहाँ तक ये समझते हैं कि जी मिलेगा क्या आपको, कोई महंगी गाड़ी लेके या कोई ऐसी चीज़ लेके क्या मिलता है, क्या वो एक वो जो अगर चले फॉर एग्जांपल आपका शौक है महंगी गाड़ी या अच्छी गाड़ी या कोई स्पेसिफिक मॉडल की गाड़ी, वो लेके आपको जो एक खुशी मिलेगी, वो आपको अगर इस खेल से शौक होगा तो वो खुशी मिलेगी। वो आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होना है हर उस चीज़ से जिसका शौक आप रखते हैं। क्या हमारे पास अब आई थिंक देखें फोर्सेस की मैं बात करूँ तो डिफरेंट जगहों पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे क्लब्स मौजूद होते हैं जहाँ पे सिविल जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आई थिंक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो भी कंप्लेन नहीं बनती, बिकॉज वी डू हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इजंट इट? हमारे पास इस टाइम जो है जी, वो जेलम में जो भी रेंजेस हैं वो ओपन टू पब्लिक है। आप रजिस्टर करवाएं, सही, और मेंबर बने और आके खेलें। अगेन आप कितने लोग हैं, अब जैसे हमारे भी सेटअप में जो पिछले शायद 10 साल से खेल रहे होंगे पर उन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता। अब अगर वो कंप्लेन करते हैं किसी को कि ये मेडल कैसे हो गया, तो वो तो पब्लिक परफॉर्मेंस है और एक अपीयरेंस है और आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है। आप इसको तो नहीं कह सकते कि आपने किस तरीके से अचीव कर लिया। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिक एक नेचुरल इंसान का ना एक आदत है। जब कुछ नहीं होता तो क्रिटिक आप करते हैं। आई एम श्योर आपने फेस किया है फिर इस 100%। जिस वक्त ये अनाउंस हुआ था कि मिलना है, उस वक्त से लेके अब जब आपको ये दिया गया है, ये हमेशा जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लोग सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं कि आप ऑन द लाइटर नोट स्पीकर कह लें, ठीक है, कि जस्ट वो बोलने का शौक रखते हैं, एज सच उन्होंने डिलीवर नहीं किया होता। आपको डिलीवर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं है ऑन ग्राउंड आपने अचीव क्या किया है, और आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा, इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट्स, किसी भी डोमेन में। यस, अभी सबीन ने भी कहा ना, हम सेगमेंट जरूर करेंगे इस पे, लेकिन वाकई मौसम में ये हुआ है इस दफ़ा, हर दफ़ा ही रादर हम देखते हैं हो रहा है चंद सालों से स्पेसिफिकली, और इसमें ज़्यादा जो टारगेट होते हैं वो ख़वातीन होती हैं, ज़्यादा टारगेट हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लोग होते हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग होते हैं कि जी इनको क्यों मिल गया। और बड़ा अच्छा कहा, वो चेक ही नहीं करते उनकी अचीवमेंट, उन्होंने क्या किया है, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, उस पर बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि उनको मिला है उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको एक जनरल से एक चीज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज बता देता हूँ। आप ये देखें कि कोई भी इंसान जो है जिसका लाइफस्टाइल ही एक्टिव नहीं है, जिसका एक चीप डोपामाइन के ऊपर, एक स्क्रोलिंग के ऊपर और रील्स के ऊपर सारा टाइम गुजरता है, उसने ग्राउंड एक्टिविटी या ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस देनी है? सही बात। स्पोर्ट्समैन की लाइफ ये नहीं होती। हम लोग इन चीज़ों को कभी भी, अगर लेट्स सपोज स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ ओवरऑल ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट हो जाती हैं। तो फिर आपने ऑन ग्राउंड आपने जब परफॉर्मेंस देनी है, अब जैसे कि ये आजकल जस्ट फॉर शेयरिंग बता रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स के लिए जो आजकल लोगों की हेल्थ इतनी इफेक्ट हो रही है, मैं आप उनको ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दें, अपनी बॉडी इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपकी एक तो जनरल एयर क्वालिटी है जो हम ये अभी फील कर रहे हैं, एक टॉक्सिसिटी है जो आप इंड्यूस कर रहे हैं, वेपिंग पार्टीज, शीशा कल्चर। अब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन कितनी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब आप बॉडी को खुद टॉक्सिक बना के क्लेम आप कर रहे हैं एयर क्वालिटी के ऊपर
कि एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, जो आप बॉडी को खुद टॉक्सिक कर रहे हैं उसका जवाब किसने देना? सही बात है, और ये वाकई ऐसा हो रहा है, और हेल्थ वाकई हम सबकी मुतासर हो रही है, समहाउ हम उसका ख्याल नहीं रख रहे। मुस्लिम, जब आपके कैरियर की हम बात करते हैं, माशाल्लाह 2 दहाइयों पर मुश्तमिल ये कैरियर है, लॉन्ग वे टू गो एज वेल। मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट इवेंट जो कि आपके माइंड में फ़ौरन से आता है? स्पोर्ट्समैन के लिए जो मुश्किल चीज़ होती है ना, शुरू में मैंने डन माई मास्टर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी माशाल्लाह, और अभी मैंने 2 साल पहले मुकम्मल किया। ओके। मुझे खुद बहुत टफ टाइम मिलता था ओके कि जब कोई चीज़ आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो जब आपको क्रिटिक मिलती है, आपने उस क्रिटिक को हैंडल कैसे करना है। ज़ाहिरी बात है, आपको कोई टॉन्ट करता है या क्रिटिक करता है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है उसको ऐसे इस तरह वो फील करता है। कई लोग बड़े फ्रेजाइल सेंसिटिव होते हैं, उसको लेके वो उस चीज़ को क्रिटिक को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाएंगे, इसने मुझे बात ही क्यों कर दी है, या ऐसे। वहाँ से आई फील लाइक कि इसको मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैंने अब ये जब व्हेन आई हैव डन माय मास्टर्स तो मुझे खुद सीखने को मिला कि आपने क्रिटिक को हैंडल कैसे करना है। तो जब इन चीज़ों पे आप बावर हो जाते हैं, आपकी अथॉरिटी आ जाती है, फिर आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को कोई बंदा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लोगों का तो काम है क्रिटिक करना, उन्होंने करनी। आपने अपने लाइफ गोल्स को और अपनी बाकी चीज़ों को देखना है कि आपने आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपने वो अचीव करना है। अगर आप लोगों को एड्रेस करने लग जाएंगे तो फिर तो आप अपना लाइफ गोल नहीं अचीव कर सकते। तो ये चीज़ जो जहाँ तक मुश्किलात की बात है, वो जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया कि हमें रेंजेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, और ये PLRA ने सारी चीज़ों को मैनेज किया। और अगेन थैंक यू सर, जो हमारे जो पैटर्न एंड चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, सारी इन लोगों ने मैनेज किया। और अब इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, और अब जो भी आने वाले टाइम में इस खेल को शौक रखता है, खेलना चाहता है, आए खेले और परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा, और देखें आपने, आप जैसे और बहुत लोगों ने, देखें आप लोग स्टेप लेते हैं ना एक तरह से, एक तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं, बिकॉज अक्सर स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स समझा ही नहीं जाता था ना। एक तो तरह अच्छा मैं ये करता हूँ तो पूछा जाता था अच्छा प्रोफेशनली क्या करते हो। अब जो है ये एक परसेप्शन चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम यंगस्टर्स के लिए अब राहें हमवार हो गई हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम यही बात करते थे ना कि किस तरीके से यूथ के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, तो जो ऑलरेडी चैम्पियंस हैं वो बाकी लोगों के लिए अब राहें हमवार कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप सिर्फ आएँ परफॉर्म करें। सिर्फ ये ना सोचें कि हमारा, क्योंकि हमारा एक मोहसिन माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा है कि हमने अगर चले भी गए, ट्रायल दे भी दिया, तो कौन से सिलेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक माइंडसेट है जिसमें जो पहला स्टेप है वो भी नहीं लिया जाता। आखिर में हम जरूर चाहेंगे कि ऐसे यंगस्टर्स को जिनके अंदर पोटेंशियल है, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट मसला यहीं पे आता है कि फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे होते, किसी ना किसी वजह से ना वो थॉट्स उनको होल्ड बैक कर रही होती हैं। उनको क्या मैसेज देंगे कि वो मोटिवेट हों? इसमें सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले तो आप अपने पोटेंशियल को सम टाइम ओवर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं, कि आप समझ रहे होते हैं कि मैं ये बहुत कोई अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। आपने पहले गेज करना है कि ऑलरेडी आपके ही मुल्क में ये चीज़ जो आप समझ रहे हैं कि ये पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल पे डिलीवर हो रही है। बिल्कुल सही बात। और उसमें सबसे जो अहम बात है, वी आर ब्लेस्ड, जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सारा सेटअप है, ये एक ऐसा समुंदर है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपने किसी जगह किसी इदारे में पढ़ने जाना है, कोई डिग्री लेनी है, क्या इदारा घर पे चल के आएगा या आपने इदारे के पास जाना है? ऑब्वियसली द सेकंड थिंग। तो इसलिए एक सेटअप मौजूद है। आप अब जैसे टैलेंट हट का ये आ गया है, तो आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अब कोई बंदा अगर ऐसे समझता है कि कोई इदारा आपके पास आपके बेडरूम में जाके आपका ऑडिशन ले ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको जाके उन चीज़ों को मैनेज करना है और आप जाएं। और जैसे मैं हमेशा से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, स्क्रीन टाइम से दूर हो जाएं। वेरी ट्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, अटेंशन स्पैम, अब तो लोगों को नंबर नहीं याद रहते, किताब पढ़ के क्या याद रहनी है, नाम भूल जाते हैं। बड़े करीबी रिश्तों के बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कभी कभी जो दवाई खानी हो तो उसका नाम भी भूल जाते हैं, तो बड़े इश्यूज हैं। बड़ा दोस्त आपने कहा स्क्रीन टाइम वैसे ही लिमिट करना चाहिए, फोकस करें। और जिस चीज़ में आपको लगता है ना कि आपने जाना है आगे, उसमें वाकई आप बड़ा अच्छा कहा कि आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें, बी रियलिस्टिक, और फिर उसको आप और प्रूव करें अब, ताकि आप और बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकें। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With यूफोन एंड टेलीनॉर, Call more than ever before. क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्लच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज? सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस? अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिश डल है तो तू भी ना यार। तूने हाथों के साथ पत्थर बांधे हुए। और इसी दिन के लिए तुझे कहती थी कि पढ़ ले स्कूल में। और अब्बा तेरा ना पहली तरीक को वर्कशॉप के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। इन दोनों की जोड़ी भी ना किसी हीर रांझा से कम नहीं है यार। मुझे और नाजी को हमारे नाकर्दा जुर्म की सजा मिल रही थी। अल्लाह जिस वक्त इंसान को हिदायत दे वो अपना रास्ता बदल सकता है। इस तरह का डिसीजन तुम मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। इनको बताया कि क्यों किया तुमने ऐसा? ये घर है या यतीम खाना? ये तो मुझे शक्ल से ही मशकूक लग रहा है। चौधरी साहब खुदा का खौफ नहीं है आपको? कभी ना कभी तो चौधरी साहब को भी पता चल जाएगा। वो वहीं जाएगी जो उसकी जगह है। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में एक मुमताज़ शायरा ने ज्वाइन किया है जिनकी गज़ल गोई जदीद उर्दू शायरी में मुमताज़ हैसियत बल्कि दिलनशीन हैसियत रखती है। उनका जो शेरी मजमुआ है आज उसकी तकरीब पज़िराई भी है इस्लामाबाद में। वैसे उनका वो लाहौर से आई हैं स्पेशली फॉर दिस, तो हमने सोचा कि थोड़ा वक्त हम उनसे ले लेते हैं और उस पर बात भी कर लेते हैं। उम्र भर की बात, ये है उसका उन्वान जिस पर उनका ये शेरी मजमुआ है। थोड़ी बात हम उस पर ज़रूर करेंगे, बट अदरवाइज़ भी
द लव ऑफ पोइट्री, उस पर बात करनी है। क्या एआई ने पोइट्री को इम्पैक्ट क्रिएट डाला है, उस पर भी हम उनसे राय ज़रूर लेंगे। आज की जनरेशन वो किस तरह से कनेक्ट करती है, उसके लिहाज से शायरी कितनी बदल चुकी है, तो आज इस हवाले से भी बात करेंगे। एब्सोल्युटली, अदरवाइज बतौर कलेक्टर कस्टम वो लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। लेट्स वेलकम साइमा आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र भर की बात, बड़ा ही जामे सा मौजू है ये, जिस पे आपने शेरी मजमुआ पूरा जो आपने आज आपकी तकरीब में ज़राई होगी। व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस? मेरी किताब की तकरीब रूनुमाई तो लाहौर में हुई थी, वो मैंने खुद होस्ट की है, लेकिन तकरीब पजीराई आज इस्लामाबाद में शेड्यूल है। उम्र भर की बात मेरे ही एक मिसरे से इसका टाइटल लिया था, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी ही किसी मिसरे से मेरी किताब का टाइटल निकले। तो एक शेर था जो बहुत वायरल भी हुआ कि पहले होती है उम्र भर की बात, बाद में बात भी नहीं होती। तो वहाँ से ये टाइटल जो है हमने पिकअप किया। ये दोबारा मुकर्रर जी, बहुत खूब, बहुत खूब। पहले होती है उम्र भर की बात, बाद में बात भी नहीं होती। कमाल। ये मेरे बेटे ने, ये वायरल होना बनता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग इससे रिलेट करते हैं, तो समहाउ ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो मुझे वैसे भी दिल के करीब था ये, और मेरे बेटे ने फिर इस किताब का टाइटल डिजाइन किया है, और उम्र भर की बात के हिसाब से उसको फिर उसने एडजस्ट किया। ओके, अच्छा, ओवरऑल क्या, एक तो आपने बता दिया कि किस तरीके से आपने आइडिया कंसीव किया जी, किस तरीके से लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मैं यंग जनरेशन के पर्सपेक्टिव बात करूँ, शायरी से ऑनेस्टली बड़े दूर हैं, और शायद अपने लिहाज से वो चल रहे होते हैं, इंग्लिश पोइट्री आ गई है, एंड यू नो समहाउ हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से कनेक्टेड रखें, बिकॉज लिटरेचर है और हमें किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन बिल्ड रखना है हमारी जनरेशन का। कैसे वो इसको पढ़ें, किस तरह वो कनेक्ट कर सकते हैं? अब सोशल मीडिया ने बहुत सी आसानियां भी पैदा कर दी हैं कनेक्शन के सिलसिले में। मैं ज़ाती तौर पे जब मैंने दोबारा से मुशायरों और इन जगहों का रुख किया, तो मुझे मालूम हुआ कि रील्स ख़ास तौर पे जो अब चलती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहाँ पे बहुत से पोइट्स मौजूद हैं, टिकटॉक पे, और वो अपने शेर रिसाइट कर रहे हैं, और यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा तादाद में उससे कनेक्ट कर रही है। सो मीडियम चेंज हो गया है, यानी उस तरह से किताब पे शायद बच्चे नहीं उस तरह से पढ़ रहे, लेकिन ये है कि रील्स के थ्रू वो पोइट्री उन तक पहुँच रही है। दूसरा, पोइट्री के मौज़ूआत पे मैं बात करूँगी कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि नई जनरेशन एक गैप पैदा हो जाएगा उनका लिटरेचर से या शायरी से या उर्दू से फॉर दैट मैटर, तो अगर आप गज़ल के और नज़्म के मौज़ूआत वो रखेंगे जो आज के ज़माने के मौज़ूआत हैं, जिससे कि वो रिलेट कर पाएंगे, तो फिर यकीनन वो उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और हमारी शायरी अब उसी रुख पर रवां भी है। यानी कि शायर अपनी शायरी में उतने मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, रोज़मर्रा के वो तजर्बात जो कि यंग जनरेशन भी फेस कर रही है, वो उसी के साथ उसी पे शेयर कह रहे हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा दोबारा भी मुझे लगता है कि राग़िब होते हैं। रेगुलरली मैं भी अटेंड करती हूँ और देख भी रही हूँ कि मुशायरे होते हैं कॉलेजेस में, और लम्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, तमाम अदर कॉलेजेस में, तो बच्चों की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद होती है, और वो बड़ी खुशी से मुशायरों में पार्टिसिपेट करती है। वो आपने सोशल मीडिया वाली बात बड़ी अच्छी की, पिक्चर लगी हुई है, वीडियो है, पीछे पोइट्री चल रही है, सो उस तरह से भी वो एंजॉय करना। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने टॉपिक्स भी रिलेटेबल रखने हैं, उस लिहाज से भी होता है। लेकिन टॉपिक्स पे हम नहीं आएंगे, हमें पता है किस तरह के टॉपिक्स आज की जनरेशन, इश्क मोहब्बत, और हम इस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो वो है। लेकिन देन ऑब्वियसली जेन जी की एक अलग प्रेफरेंस है, हम मिलेनियल्स की अलग एक प्रेफरेंस। लेकिन शायरी बहुत से लोगों को जो है ना केटर फॉर कर रही है, यानी हर एज ग्रुप के लिए ना आई वुड से शायर भी हैं और अशार भी मौजूद हैं। बिल्कुल, रखला पहले कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, अगर सुनाए इसमें से कुछ। जी, मैं आपको सुना देती हूँ। एक मेरी गज़ल है, वो निसाई मौज़ूआत पे है, तो पहले मैं वही सुना देती हूँ। ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जब्र से दो चार औरत हूँ। गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा, सजाओं के लिए तन्हा मगर हकदार औरत हूँ। मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। और मुझे हर फैसले और उसकी कीमत का तायुन है,
मैं अपनी जीत औरत हूँ, मैं अपनी हार औरत हूँ, मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी, मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारी। जबरदस्त, बहुत बाकी शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इस मौजू पे लिखा है, बहुत खूब। शुक्रिया। ख़वातीन शौरा की तादाद पे थोड़ी सी हम ज़रूर बात करते हैं और उस पर आप कमेंट भी कीजिएगा कि मुशायरों में कैसे आप देख रहे हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन पोइट्री। वुमेन पार्टिसिपेशन मौज़ूआत पे तो बहुत है, पार्टिसिपेशन में कितनी है? जी जी, बतदरीज अब बढ़ रही है तादाद और ये बड़ा हौसला अफजा एक ट्रेंड है। पहले आप देखिए कि जब पाकिस्तान की शुरुआत हुई या उससे पहले इंडो पाकिस्तान जब कटा था तो ख़वातीन की अक्का दुक्का कोई एक इस तरह से मिलती थी कि कभी किसी एक का नाम सामने आता था। और चूंकि गज़ल को कहते ही ख़वातीन से गुफ्तगू थे तो उसमें फिर ख़वातीन होती नहीं थी और नॉर्मली वो मेल डोमिनेटेड एक एरिया था। लेकिन अदा जाफरी साहिबा से लेके परवीन शाकिर साहिबा से फहमीदा रियाज साहिबा, किश्वर नाहिद साहिबा, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आई वुड से कि रास्ता हमारे लिए हमवार किया। और अब ख़वातीन की एक कसीर तादाद बड़े शहरों में तो मौजूद है, मज़ाफ़ाती शहरों में भी मौजूद है और पार्टिसिपेशन भी होती है। ये अगरचे ज़रूर है बात के मेल्स के मुकाबले में उनकी रेशियो कम है अभी, लेकिन ये है कि फिर भी एक तसल्ली बख्श रेशियो आई वुड से कि है। और ख़वातीन ने अपने आप को इस मैदान में भी मनवाया है और निसाई मौज़ूआत पे, इंसानी मौज़ूआत पे बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा अच्छी शायरी हो रही है। हमीदा शाहीन एक बहुत बड़ा नाम है लाहौर से, वो बहुत अच्छी शायरा हैं। इस्लामाबाद से और बाकी जगहों से भी बहुत अच्छी शायरात जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अब ख़वातीन की ना एक अच्छी तादाद शायरी की तरफ आ रही है। अच्छा, वैसे क्यों रेशो आपको कम क्यों लगती है ख़वातीन की? क्या रीज़न है इसमें भी? शायद उनको एक वो जो टाइम चाहिए होता है ना आइसोलेशन का, जिसमें आप लिखते हैं, शायद वो नहीं मिलता और उसको आई मीन परस्यू नहीं कर पा रही शायरी को एज अ करियर। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है शायरी को एज अ करियर मानने के बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं और वो मेल और फीमेल के लिए इकट्ठी हैं बिकॉज नोबडी, कई शायर जो हैं वो इस बात पे लुत्फ लेते हैं कि जब वो कहें कि मैं शायर हूँ तो लोग पूछते हैं कि अच्छा हाँ शायर तो आप हैं लेकिन काम क्या करते हैं? तो वो काफ़ी इस पे वो मतलब दे आर अम्यूज ना कि ये इसको काम नहीं समझा जाता। तो कैरियर के तौर पे तो इसको बहुत कम शोरा हैं जो लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन ख़वातीन का यही है, घरदारी में कई दफ़ा घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से कई दफ़ा उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रही होती अपने वर्क को प्रोजेक्ट करने के लिए। वही जो एक चैलेंजेस आम मुख्तलिफ शोबों में भी ख़वातीन को दरपेश हैं, वो यहाँ पर भी उसी तरह दरपेश हैं। और चूंकि इसको एज अ कैरियर भी इतना तस्लीम नहीं किया जाता तो इसको एज अ हॉबी या एज अ शौक लेके चलना होता है। तो वो पाकिस्तान में मुझे लगता है वैसे भी अब हम लोग एक ये भी एक थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है कि एज अ न्यू जनरेशन जेन जी की जैसे हम बात करें, हॉबीज बहुत कम है इन बच्चों की। मतलब दे आर ऑल द टाइम, अगर उनका कोई स्पेयर टाइम है तो दे आर ऑन द सोशल मीडिया या कुछ और है, जैसे अभी स्पोर्ट्स वाले भी बात कर रहे थे। तो वो ये है कि हॉबीज को भी बहुत ज्यादा अब कोई इनकरेज नहीं किया जाता। पहले कोई ना कोई हॉबी हर एक की होती थी और वो उसको परस्यू करते थे। होती थी स्पेशली आर्ट से रिलेटेड हम देखते थे कि पेंटिंग करते थे लोग। अब तो सोशल मीडिया के अलावा म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, ये सब चीजें जो हैं बहुत कम हो गई। उसी वजह से फिर ये शायरी में भी ये प्रॉब्लम है ख़वातीन को कि वो उस तरह से उसको परस्यू करने में कई रुकावटें हैं। अच्छा, और ये भी एक चीज़ है आई थिंक कि एज अ थेरेपी भी ख़वातीन शायद इसको लेती हैं कि लिख लिया, पढ़ लिया, लेकिन बिल्कुल इट्स अ बिग कैथारसिस। और ये बड़ा अच्छा होता है कि आप इनकरेज हम इस चीज़ को इसलिए भी करेंगे कि अपने काम को प्रोफेशनली आगे लाएं। अगर आपने लिखा हुआ है कुछ, आपके पास ड्राफ्ट है, उसको प्रॉपर आप प्रोफेशनली एक बुक की शक्ल दे सकते हैं और उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपने लिखा तो है ना, क्यों ना आप दुनिया को भी दिखाएं, दुनिया को सुनाएं। सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिल्कुल ऐसे, और अगर आप इंटरैक्ट करेंगे तभी आप लर्न करेंगे। इफ़ यू विल गो टू द सीनियर्स तो वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से मिसरा बांधा जाता है, ये बहर है, ये वज़न है, मतलब उसकी टेक्निकलिटीज़ में भी अगर आप गज़ल में जाते हैं या नज़्म में भी तो उसकी क्राफ्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना गाइडेंस इंटरैक्टिव होने से मिलती है चीज़ें। जैसे जाहिर है कि एक मैदान में अगर आप जाएंगे फिर ही उसके सारे रूल्स आपको मालूम होते हैं। शायरी तो देखें, कहते हैं ना कि आमद होती है जी, किसी वक्त भी। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, कभी किसी ऐसे माहौल में तो एकदम से आपको आमद तो होती है।
लेकिन क्या उसके बाद वो जो टेक्निकलिटीज की बात आपने की कि वजन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका फैक्टर ना कि शेर वजन में होना चाहिए। आमद तो है लेकिन उसमें फिर वजन बराबर करने में थोड़ा वक्त दोबारा लगता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको जो आमद की बात है वो यही है कि जो आपका ख्याल है ना एक चीज़ को लेकर, एक मिसरे को लेकर, एक नज़्म को लेकर, वो तो आ जाता है। मतलब वो किसी भी वक्त आ सकता है, उसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं होता। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है, ख़ासतौर पे जो लोग और जॉब्स कर रहे हैं या बिजी हैं, वो ख्याल अगर आपने उस वक्त कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर वो इरेज भी हो जाता है उतनी ही आसानी से। क्या कहते हैं, गिठान तो नहीं बांध लेती। हाँ जी, वो गालिब तो गिरा बांध लिया करते थे, लेकिन हम अब ये ज्यादा जदीद हो गए तो मोबाइल में उसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। गिरा बांधने का तरीका मुख्तलिफ हो गया है, बस ऐसे ही है। तो वो बाद में जाहिर है कि उसको जाके आपको गौर खोज करके किसी वजन में, किसी बहर में, अमूमन वैसे जो गजल के शोरा है ना उनको किसी बहर में ही आमद होती है, यानी वो पहले से एक बहर तयशुदा होती है, लेकिन जाहिर है कि फिर उसको काफ़ी रदीफ के साथ लेकर चलना उस ख्याल को और बुनकर क्राफ्ट करके थोड़ा एक गज़ल की शक्ल देना, वो एक थोड़ा टेक्निकल काम है। दैट नीड्स फोकस, दैट नीड्स टाइम, और उसको भी बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप बैठे और कहें कि आधे घंटे के अंदर मैं पूरी गज़ल लिख के उठूंगा, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कई दफ़ा हो जाती है 5 मिनट में, और कई दफा 5 महीने में भी नहीं होती। सो इट्स रियली ट्रिकी। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अब आपकी शायरी हम ज्यादा से ज्यादा सुने जो आप अशार सुनाना मैं एक और गजल से आपको कुछ अशार सुना देती हूँ। हमेशा खैर रहे दिन हरे भरे जाएं, हमेशा खैर रहे दिन हरे भरे जाएं, हमारा काम दुआ है सो हम करे जाएं। हुजूर हुजराए दिल है ये कोई बाग नहीं, हुजूर हुजराए दिल है ये कोई बाग नहीं, कहाँ टहलने निकल आए हैं अरे जाएं, पहुँचने वाला है वारिस यहाँ का मुद्दत बाद, सजाई जाए हवेली दिए धरे जाएं, और हमें उतारा गया बीच राह ये कहकर, यहाँ से आगे मोहब्बत के आसरे जाएं। और आखिर में एक मनकबत का शेर है कि तू नामे मौला अली ले, अजब करामत देख, करीब आए मुहिब दोगले परे जाएं। बहुत खूब, बहुत ही खूब, जबरदस्त। सैमा साहब, डू यू थिंक कि शायर बाय बर्थ होता है? मैंने वैसे जो शोरा देखे हैं, पहले मेरा भी ऐसा नजरिया था कि वो बाय बर्थ होता है, लेकिन शायरी कैन हिट यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल को वो हिट करती है अराउंड एडोलेसेंस, यानी मैंने ये देखा है कि 9th 10th कॉलेज, अर्ली कॉलेज, इस तरह से लोगों को देखा है कि वो इस तरफ रागिब होते हैं। और ये है कि बाय बर्थ आपके अंदर एक रिदम होता है। आई वुड से दिस कि अगर आपके अंदर इनबिल्ट एक रिदम नहीं है, एक गज़ल को, एक नज़म को रिदम में, सुर में, लय में मतलब लाने का, जिसको आप वज़न या बहर कहते हैं शायरी में, वो अगर नहीं है आपके अंदर तो फिर वो बिल्ट इन नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि दे कैनॉट इवन फैदम के ये चीज़ एक बहर में है या बहर से आउट हो गई। और कुछ लोग हैं दे आर सो पर्टिकुलर कि अगर उनको आप समझ लें कि टेक्निकलिटीज़ नहीं भी आती, इवन देन दे कैन टेल यू कि जी ये चीज़ वजन में है या नहीं है। सही बात है। सो एक जो रिदम आपके अंदर है, आई बिलीव दैट इज इनबिल्ट, वो इनबिल्ट है, और उसको आप डिस्कवर बाय द टाइम आई थिंक कि थोड़ा सा आपको शऊर आता है तो आप करते हैं। बट इज इट इम्पोर्टेंट कि अपने आप से कनेक्शन बिल्ड रखा जाए? एक फास्ट पेस लाइफ है, स्क्रोलिंग है हर वक्त, सोशल मीडिया, हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं। सो जब तक आपके अंदर बेशक टैलेंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड रखना है, सो दैट आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी शायरी कॉलेज के टाइम पे जैसे शुरू की, उसके बाद फिर जॉब हो गई, बच्चे हो गए छोटे, तो कुछ अरसे के लिए डिस्कनेक्ट आप समझ लें कि शायरी से, बट दैट बिल्ड्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग इन योर इनसाइड कि आपको लगता है कि मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, मैं उससे दूर हूँ चीज़ से। तो जब मैं दोबारा वापस आई तो आई वाज लाइक फाइन। तो मेरा वही बात है कि इंटरनल कनेक्शन को, अंदर की आवाज़ को सुने, और अंदर की आवाज़ के मुताबिक फिर अपने आप को जो है आप अगर क्रिएट करते हैं तो वो एक खुशी तो आपको देती है, क्रिएटिविटी की एक अपनी सेटिस्फेक्शन है। वेरी ट्रू। किसी मुशायरे पे अगर आपने किसी एक शेर का इंतखाब करना हो, समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपको लगता है कि यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस विद दैट वन शेर, तो वो क्या शेर होगा? एक्चुअली मुशायरे की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जाके सबसे पहले ऑडियंस की पल्स लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कि व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस इज। अगर तो वो एक आपको लगता है कि वो जो ज़्यादा
क्राफ्टी और मुश्किल शेर भी हैं, उनको भी कैच कर लेगी तो फिर आपको वो लुत्फ आता है कि मैं वैसी गज़ल सुनाऊं। अगर आपको लगता है बच्चे हैं और इनके मौज़ूआत ऐसे होने चाहिए कि जो इनको इजी हो, तो इस तरह के बहुत से हैं। जैसे ये है उम्र भर की बात वाला एक शेर है। तो बहुत ही फिर अगर खवातीन की कोई यूनिवर्सिटी है तो ये जो मैंने आपको निसाई गज़ल सुनाई है वो आखिर में अभी के माहौल के हिसाब से What could be that one? हाँ, शेर कोई था, एक to end the segment actually. चले मैं सुना देती हूँ। मुसलसल ओखली में सर हमारा, वही हम हैं वही दफ्तर हमारा, और ज़मीं की गर्दिशे पहम रुके तो रुकेगा पाँव का चक्कर हमारा। दुआ थी जिंदगी हंसकर गुजारें, समय गुजरा मगर रोकर हमारा, और नजर आई उसे अपनी हकीकत, निशाने पर लगा पत्थर हमारा। ओए होए, बहुत खूब, बहुत खूब। सामा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और आज में बिलखुसूस आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं फॉर दिस इवेंट के तकरीब पर पजीराई है आपके इस शेरी मजमे की। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू, वी आर ऑनर्ड। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।